तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे जितने भी सर्विसेज भरते हैं, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का प्रीलिम्स पेपर 1। ठीक, प्रीलिम्स का जीएस जनरल स्टडी पेपर 1 के बारे में क्वेश्चन भी जानेंगे, उत्तर भी जानेंगे और सारा कुछ जानेंगे कि अब आपका जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर महीने 2021 में वह किस तरह आपको देना है। अगर आपने इससे पहले एक भी बार एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं तो ज़रूर ही आपके मन में कुछ शंकाएं उठ रही होंगी, तो उसी से संबंधित ये वीडियो देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही 100 क्वेश्चन के उत्तर भी हम जानेंगे, सभी 100 क्वेश्चन के। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा लिखा होता है सी एस मतलब होता है सिविल सर्विस। ठीक, और पी मतलब प्रीलिम्स हो रहा है, यानी कि आपका प्रारंभिक परीक्षा एग्ज़ाम 2020 या 2020 में जो पूछा गया था सिविल सर्विसेज, उसी का पेपर है। सारा कुछ एकदम वही है। यहाँ पे आपका कॉपी नंबर दिया होता है। उसके बाद ये जो होता है ABCD, ये 4 भाग में दिया होता है। किसी का सीरीज ए होता है, किसी का सीरीज बी होता है, किसी का सीरीज सी होता है, किसी का डी होता है। ठीक, यह जो है परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम है, यानी कि सीरीज बोला जाता है जिसे सीरीज ए में आपका किस सीरीज में एग्ज़ाम हुआ वो चीज़। यहाँ पे देखिए, ये प्रीलिम्स का पेपर 1 है, जीएस पेपर 1, और जीएस पेपर 2 को आप सी सेट कहते हैं। ठीक, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पेपर 1 है जो आपका कटअप में जाता है, और दूसरा पेपर तो आपका मालूम है कि वह केवल पासिंग होता है, तो यही कटअप के लिए जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के हमारे यहाँ पे आदेश दिए जाते हैं और कितने कितने चीज़ के पूछे जाते हैं। तो टोटल हमारा पूर्णांक, यानी कि जो क्वेश्चन होता है वह होता है 200 मार्क्स का। देखिए यहाँ पे पूर्णांक लिखा है 200। समय जो आपको दिए जाते हैं टाइम, वह होता है 2 घंटे का। ठीक, अब आगे देखते हैं अनुदेश। इसे सारा कुछ हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों पेपर में हम आपको दे रहे हैं। एक पेज हिंदी में होगा, एक पेज इंग्लिश में होगा प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक, तो कि मैं केवल हिंदी को ही पढ़ूंगा क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा 1 नंबर बोला जाता है। पॉइंट नंबर 1, परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई भी छपा, फटा, टूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि न हो। यदि ऐसा हो तो सही परीक्षण पुस्तिका से बदल कर लेना है। अगर आपका फटा वगैरह है तो ठीक, आपको चेंज कर लेना है, या फिर किसी में मिस प्रिंट हो गया है, किसी में दिखता ही नहीं, तो इस स्थिति में आपको जो आपके एग्जामिनर हैं उसको आपको बताना है, और आपको अच्छे वाला कॉपी ले लेना है। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट क्या बोलता है, कृपया ध्यान रखें कि OMR, जो OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, कृपया ध्यान रखें कि OMR उत्तर पत्रक यानी कि आंसर शीट में उचित स्थान पर रोल नंबर लिखना है, परीक्षण पुस्तिका नंबर लिखना है जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक, परीक्षण पुस्तिका नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है, परीक्षण पुस्तिका नंबर 2049-10-1। ठीक, ये लिखना है। उसके बाद आपको देना है रोल नंबर, परीक्षण पुस्तिका नंबर, अनुक्रम देना है ABC या D। जो सीरीज लिखा है साइड में A लिखा है तो ये A लिखेंगे। ध्यान से एवं बिना चूक या विसंगति भरने और कूटबद्ध करने की जिम्मेवारी है। आपको ये सभी संभाल के करना है। किसी भी प्रकार की चूक यानी कि गलती में उत्तर पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा, आपका चेक नहीं किया जाएगा अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक IAS IPS बनने जा रहे हैं। छोटी छोटी गलतियाँ अब आपसे नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठकों में आपको अपना अनुक्रम लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ ना लिखें। ठीक, उसमें आपको और कुछ नहीं लिखना है उसके सिवा। चौथा नंबर हमारा पॉइंट क्या बोलता है, इस परीक्षण पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। ठीक, 100 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपा है। प्रत्येक प्रश्न में 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक उत्तर छिपा है। इनमें से प्रत्युत्तर को चुन लें, जो आपका सही उत्तर है उसे आप चुन लें, जिसे आप उत्तर पत्रक पर अंकित यानी कि आंसर शीट पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है तो उस
प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। मतलब दो में लगता है ना कि हाँ ये वाला हो सकता है चाहे ये वाला, लेकिन आपको जो ज़्यादा लगता है वही लिखना है। आपको एक ही उत्तर वहाँ पे टिक लगाना है, केवल एक ही उत्तर आपको चुनना है, एक से ज़्यादा नहीं। ये सभी तो आपको मालूम ही होगा। 5वां नंबर पॉइंट, आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर पत्रक यानी कि आंसर शीट में दिए गए निर्देश देखिए। 6 नंबर, सभी प्रश्नांशों के अंक समान हैं। सभी प्रश्न जो हैं आपके 2 मार्क्स के हैं। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक। 7 नंबर हमारा पॉइंट क्या बोलता है, इसमें पहले किसी आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के आंसर शीट पर अंकित करना शुरू करें। आपको प्रवेश प्रमाण पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण पत्रक में देने होते हैं, तो ये सभी आप लोग फिल कर लेंगे। उसके बाद 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि आप अपने सभी प्रत्युत्तरों यानी कि उत्तर को आंसर शीट में भरने के बाद परीक्षा के समापन पर केवल उत्तर पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन आप ले जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद। कच्चे काम के लिए पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न है, यानी कि आपको जो रफ यूज के लिए आंसर से जो आपको उत्तर मिल रहा है, ठीक, ये जो आपको मिला है क्वेश्चन पेपर, इसमें अंतिम में आपको रफ के लिए पेज दिया गया है। गलत उत्तरों के लिए मापदंड, अब देख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे क्या स्टेप उठाया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं उन सभी को गलत करने पे आपको क्या दंड दिया जाएगा वो देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते हैं, ठीक, 4 ऑप्शन होते हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काट दिया जाएगा, यानी कि 1/3 आपका कट जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका कितना मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका सही का 1 मार्क्स कट जाएगा, 1/3। अब देखते हैं, यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। तो ये उम्मीदवार मतलब एग्जामिनर सोचेंगे कि इसका सही एक उत्तर दे दिया है और एक गलत उत्तर दे दिया है। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपने 2 ऑप्शन टिक लगा दिए हैं, बी और सी, कोई भी लगा दिए हैं और उसमें से एक सही है, तो उस स्थिति में एग्जामिनर जो होंगे, जो आपका कॉपी चेक कर रहे होंगे, वो अपने अनुसार उसका मार्क्स देंगे। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जाता है, ठीक, अगर आपने कोई भी प्रश्न को हल नहीं करते हैं अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई मार्क्स जोड़ा जाएगा और ना ही उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्क काटा जाएगा। जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को ना कहा जाए तब तक न खोलें। देखिए एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो सभी कुछ जितना भी चीज़ है वो आपको एग्जामिनर आपको जिस प्रकार बोल रहा है उसी प्रकार आपको करना है। खुद से कोई भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना कीजिएगा। अब देखते हैं, इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज प्रिंटेड ऑन द बैक कवर ऑफ दिस बुकलेट, यानी कि इसका इंग्लिश वर्जन भी है जो सबसे एंड में है। तो एक साइड आपका हिंदी होता है, एक साइड इंग्लिश होता है। जैसे कि ये हमारा अभी आपको दिखा देंगे, ये अभी हिंदी में है, ठीक, एक पेज, उसके बाद आपका दूसरा पेज ये आ गया टोटल इंग्लिश में है, देख लीजिए, ठीक, इंग्लिश में है ना। हाँ, बस इसी प्रकार का सभी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं और जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सभी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उससे पढ़ें। मैं यहाँ पे दोनों भाषाओं को दिखाऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। 2 नंबर बोलता है कि राज्य निजी निगमों यानी कि कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता।
3 नंबर क्या बोलता है कि आधार बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। 4 नंबर बोलता है कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसमें जो आपका ऑप्शन 2 और 4 दिया गया है वह सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो 2 और 4 जो है सही है, यानी कि राज्य निजी निगमों यानी कि कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये हो गया इनका पहले का उत्तर बी। ठीक, अब आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? पहला है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी है संविधान में संशोधन करने के विषय में, सी है सरकार को हटाने के विषय में, डी है कटौती प्रस्ताव करने के विषय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 का बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। यानी कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? संविधान के संशोधन करने के विषय में दोनों को समान शक्तियाँ मिली हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन इनका थोड़ा बड़ा बड़ा ही होता है। तरीका है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है ML लैंड निधि टिकाऊ परिसंधियों। आप ये सब पढ़ लीजिए, ठीक ना, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ। तो 3 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी, केवल 1, 2 और 4। इसका जो बोल रहे हैं इसमें 1, 2 और 4 ही सही है। 3 नंबर जो बोल रहा है वह गलत है। यहाँ पे आप देख लीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2 और 4 जो बताए गए हैं कूट में वह सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस समवर्ग से अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, समता का अधिकार। ठीक, समता का जो अधिकार है या निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस समवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 5वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हमारा आ जाता है इंग्लिश क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, वीडियो को स्किप कर लीजिए। उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन बहुत ही थोड़े लंबे लंबे हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेखन भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण ऐसा होता है। ठीक, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन छोटे भी होते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन छोटे होते हैं और लगभग 60 क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप के होते हैं। तो देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका है समिति सरकार से, समिति सरकार से। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, ठीक, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को
प्रतिबिंब करता है, करती है, करता है या हैं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर 1, 2 और 3। ये जो 1, 2 और 3 बोले हैं, ये तीनों उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये तीनों। ठीक, हमारा अब आगे देखते हैं तो हमारा आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस साइड देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में विधि सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कि 1 और 2 इसका सही है। यह बोल रहा है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को ऐसा हो सकता है, और दूसरा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर, मतलब जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जैसे कि आप किन्नर बोलते हैं, तो उन्हें तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन उन लोगों के हो सकता है। ये 2 ही कंडीशन में हो सकता है। क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लें। भारत में विधि सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? पहला तो उनका जिनका वार्षिक आय एनुअल इनकम 1 लाख है, और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर, उनके जो हैं 2 लाख हैं। ऐसे ही हो सकता है। 3 लाख होने के में ये काम नहीं चलेगा। 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के ओबीसी सदस्य को या फिर सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 10 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दे दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन, और विषय आत्मा आल्टा घोषणा, लोगों की देखभाल। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केवल 1 और 3। ठीक, केवल 1 और 3, आत्मा आल्टा घोषणा जो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। और 3 नंबर है हमारा इसका क्या कि तलानोवा संवाद, तलानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ये दोनों सत्य हैं, बाकी सभी जो है इन युग्मों पर मेल नहीं खाता है। और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अधिकांश जो है सही ही पूछता है, लेकिन आपको पढ़ लेना है। ये देखिए, ये हमारा इंग्लिश में है। तो 1 घंटा का वीडियो है, आप अच्छे से रीड कीजिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। अब 11 नंबर, 11 नंबर क्या बोल रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यह उसका सही उत्तर है, बी नंबर। ठीक, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी छोटा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन दिए गए हैं? तो सबसे पहले हम इसका उत्तर जान लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा बी नंबर, केवल 2। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है। यह केवल सही है, 1 नंबर गलत है। 1 नंबर क्या है? भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, जो कि गलत है, केवल 2 सही है। ठीक, अब हम देख लेते हैं, हमारा ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा छोटा ही है। यह है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच, मार्क्सवाद और गांधीवाद आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी है? गांधीवाद और मार्क्सवादी के बीच एक समानता सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है ना, जो समानता पाई जाती है वह समानता कौन सी है? तो यह है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। इन दोनों का सेम लक्ष्य था ये। ठीक, तो 14 का ये हो गया हमारा 14 का। अब देखते हैं 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है? भारत के संदर्भ में नौकरशाही, जिसे आप ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं,
भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा हमारा डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। आइए देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्या बोल रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका डी नंबर, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यह केवल सही है। ठीक ना, बाकी सभी गलत है, असत्य है। 16 का डी हो गया। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्जन दिया है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी प्रिंट जो किया है उसे आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी चाहिए। जब आपको समझ में ना आए तो इंग्लिश का सहारा लेना चाहिए बीच बीच में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 नंबर, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस किसके बारे में निर्देशित करता है? तो वो भी जान लीजिए। यह है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ठीक, ये हो गया इसका उत्तर। 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक, कौन सा सही है उसको चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ये केवल 2 और 3 इसका सही है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 3 नंबर क्या बोल रहा है? इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो ये दोनों सही हैं, 1 नंबर गलत है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये गलत है। ठीक, तो केवल 2 और 3 इसका सही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 सही है, 2 नंबर गलत है। तो हम केवल 1 को ही पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब उस व्यक्ति के राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो यह सही है, 2 नंबर गलत है। अब देखते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसको आपको बताना है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 सही है, 2 नंबर हमारा गलत है। तो 1 और 3 को पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। और 3 नंबर हमारा क्या बोलता है? एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलना आवश्यक हो। ठीक, ये दोनों सही है, बाकी 2 नंबर आपका गलत है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। अब देखते हैं हमारा तो इसका उत्तर हो गया सी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे भी देख लीजिए। छोटा क्वेश्चन है, छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा ही है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भारत के इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, 21 नंबर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, जो कि 2 और 3 सही है। औरंग राजकोषीय का प्रभारी। ठीक, ये राजकोषीय का प्रभारी हुआ करता था, औरंग का मतलब। और हमारा जो है आपका 3 नंबर मिरासीदार, इसका मतलब होता था राज्य का नामिक राजस्वदाता। ठीक, मिरासीदार मतलब होता है राज्य का नामिक राजस्वदाता। अब देखते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा बी नंबर, यानी कि 2 और 3 इसमें सही है। पहला है 2 और 3 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बुद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3 नंबर महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया। तो इसका 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। जो एक नंबर क्या बोल रहा है? अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, जो कि 2 और 3 सही है।
अब आइए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, यह सही व्याख्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। देखिए ये जो प्रीलिम्स होता है ना, इसमें हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सेक्शन अगर आप कंप्लीट अच्छे से किए हैं अपना तैयारी, तो 60% क्वेश्चन आपका जो है लगभग लगेगा कि हाँ बन जाएगा। ठीक, तो ये 4 पिलर हैं, 4 दीवारें हैं, समझ लीजिए कि यूपीएससी कमरे के। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपको बोलता है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है हमारा सी, 2, 4, 1, 3। ठीक, सबसे पहले कौन आएगा, 2 आएगा। उपयुक्त घटनाक्रम को प्राचीन काल से आरंभ सही कालानुक्रम, मतलब किस जो कौन सबसे पहले हुआ वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हुआ था ये 2, महेंद्र वर्मन का समय, जो कि एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना की, सबसे पहले ये आया। उसके बाद हो गया हमारा सी नंबर, सॉरी 4 नंबर, 4 नंबर क्या बोल रहा है कि गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। उसके बाद 1 नंबर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। और फिर अंत में आता है हमारा 3 नंबर, परांतक में एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। सबसे अंत में हुआ था चोल सत्ता की स्थापना। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र यह आपका सही है। हुंडी उल्लिखित स्वरूप की परिभाषा कौन बताता था, विनिमय पत्र। अब ये आपका इंग्लिश आ गया और हमारा पेज नंबर भी 11 पहुँच चुके हैं। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन को छुएंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ये भी देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश उद्देश्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसको आपको बताना है। तो इसका उत्तर ए नंबर सही है, यानी कि 1 और 2 इसमें सही है, 3 नंबर आपका गलत है। तो आइए देखते हैं 1 और 2 नंबर क्या बोलता है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। ठीक, और दूसरा क्या है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेषित किया। तो ये दोनों सही हैं, 3 नंबर गलत है। 3 नंबर क्या बोल रहा है कि देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। अब चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तब ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख लीजिए। गांधी इरविन समझौता, यानी कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। गांधी इरविन समझौता में क्या सम्मिलित था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें क्या सही है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि 3 नंबर गलत है और 1, 2 और 4 सही है। इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये सही है। 2 नंबर असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही है। और 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभिनय योग नहीं था। तो ये 4 सही हैं और 3 नंबर गलत है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी ने सुझाव की स्वीकृति, ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा अब 28 नंबर, 28 नंबर, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है। 28 नंबर यह बोल रहा है कि अस्पृश्यता, यानी कि जो छुआछूत होता है, समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक
किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा। ठीक, गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा यह निकाली गई थी। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल या वाप तथा द्रोण वाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 29 नंबर में ए नंबर भूमाप। इसका उत्तर हो जाएगा भूमाप। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्देशित करता है? भूमाप। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? परामर्श क्या है ये देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय की अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ये अशोक ने यह शब्द कहा था अपने वचनों में, अशोक ने यह बोला था। तो इसका हो गया 30 का ए। अब हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। यह इंग्लिश है, इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए और पढ़ लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन छोटा सा है। भारत के सांस्कृतिक के इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? सूत्र इसका हम डायरेक्ट आपको उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर होगा परिपूर्ण जिनकी प्राप्ति से बोधित शव पथ प्रशस्त हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसका हो गया सी 31 का परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधित शव पथ प्रशस्त होता था, मतलब कि एक रास्ता खुलता था। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो यह 32 हो जाएगा हमारा बी नंबर। 32 का भी होगा, केवल 2 और 3 इसमें सही है, 1 नंबर गलत है। ये तो सही को हम पढ़ते हैं, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। 1 नंबर गलत है। 1 नंबर क्या है? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, ये गलत है। 1984 का रखमाबाई मुकदमा इस पर केंद्रित नहीं था, इन 2 बिंदुओं पर केंद्रित था, बिंदु 2 और बिंदु 3। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर भी छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बताया ना कि 40 क्वेश्चन जो हैं आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकते हैं और 60 क्वेश्चन लगभग इजी होते हैं। जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वैसे तो सबको तुक्का लगाना ही है एंड में। अब देखिए 33 नंबर, 33 का बी। तो 33 का बी क्या सही है? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की जो खेती होगी, जिसे आप इंडिगो बोलते हैं, नील की खेती का ह्रास हुआ? तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण हो जाएगा आपका बी नंबर, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका उलाभकर होना। ठीक, मतलब कि उतना लाभकर नहीं हो गया, अलाभकर हो गया, जिसमें हानि होने लगा, इस कारण इसकी जो ह्रास हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? लॉर्ड वेलेजली जो थे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, किस लिए किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था। तो इसका मेन उद्देश्य ये था। ठीक, ब्रिटिश के यानी इंग्लैंड के जो नागरिक थे उनको भारत में शिक्षा देना, ट्रेनिंग देना चाहता था। 35 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर हमारा बोल रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो यह छोटा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का, जो कि बिरसा मुंडा मालूम है कि 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेते 1700 बोल रहे हैं, 1900 में ये लोहा लेते 25 वर्ष की उम्र में ही डेथ कर गए थे, मतलब शहीद हो गए थे। डेथ तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर,
कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? तो यहाँ पे आपको कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा 36 का सी नंबर। केवल 3 नंबर सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था, केवल यही सही है और 1 और 2 दोनों गलत हैं। अब देखते हैं हमारा आगे। तो ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्या बोलता है? मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रीय स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, संतान के, डायरेक्ट में उत्तर बता देता हूँ, संतान के सूत्र कनिका वाले रोगों का निरोध। ये साइंस का क्वेश्चन है। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण, ठीक, यानी कि प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका हो जाएगा संतान के सूत्र कनिका वाले रोगों का निरोध में, रोकने में। अब हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, विकास की वर्तमान स्थिति, ये ईवीएस का क्वेश्चन है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 का डी। डी क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही है। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का विकार, ये सभी हैं। उपयुक्त सभी सही है पाँचों। अब हम देखते हैं आपका 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दृश्य प्रकाश संचार यानी कि VLC टेक्निक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वह है सी, यानी कि 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है। आइए अब 1, 3, 4 को पढ़ लेते हैं। VLC 375 से 780 nm वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंग का उपयोग करती है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 3 नंबर हमारा क्या बोलता है? 3 नंबर बोल रहा है कि VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से संप्रेषित कर सकता है। और 4 नंबर VLC में, VLC मतलब समझ रहे हैं, VLC मतलब दृश्य प्रकाश संचार, ठीक, VLC में विद्युत चुंबकीय व्यक्तीकरण नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 40 नंबर देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉकचेन जो तकनीक होता है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? 40 नंबर। तो 40 नंबर देखिए, 40 का डी होगा उत्तर। तो डायरेक्ट में आपको बता दिया 1 और 3 इसका सही है, 2 नंबर जो है गलत है। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में क्या सही है? देखिए 1 और 3 आप पढ़ते हैं। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। और 3 नंबर क्या बोलता है? ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब आपका इंग्लिश वर्जन आता है। देखिए इस सेट में हम लोग भाग 1 बना रहे हैं और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक लंबा वीडियो आपको बोर करें। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन फटाक से पढ़ते हैं। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्बन नेटो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। कार्बन नेटो ट्यूब के संदर्भ में सभी सही है। क्या सही है? इनको मानव शरीर में औषधियों को प्रतिजन के वाहकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। 3 नंबर, इनका जैव रासायनिक संवेदनाओं में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नेटोट्यूब जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडाइग्रेडेबल होती है, ठीक। अब हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे हम देख लीजिए ये क्या बोल रहा है। तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो 42 का हमारा आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। तो डी नंबर क्या है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है।
खेत में फसल पर पीड़ खेत के फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। ठीक। 2 नंबर सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का परीक्षण करना। और 3 नंबर डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने को एकत्रित करना। ये तीनों सही हैं। अब हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। 43 नंबर क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। यह प्रयोग, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष काम में आएगा जो कि एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही है। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 43 का आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि वो देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में हमारा जो उच्चारण है उसमें मतलब दिक्कत हो रहा है। इवोल्व वर्ल्ड LISA। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। मतलब कौन सा सही है वो आपको बताना है सिंपली। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है। 2 नंबर क्या बोलता है? व्यक्ति का जीनोम जन्म के पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव 3 नंबर है मानव प्रेषित बहुसक्त टेस्ट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। आपको तो इतना हार्ड हिंदी दिया है, मतलब ट्रांसलेट इतना हार्ड हुआ है कि ज़बरदस्त हुआ है कि समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट जैसा लगता है। मानव में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हम बता देते हैं आपको। 45 का उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है और 3 नंबर गलत है। ये वैक्सीन न्यूमोनिया, जो निमोनिया होता है, ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिकशोथ और सेप्टिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों यानी कि जो एंटीबायोटिक होते हैं पर निर्भर कम की जा सकती है, जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभाव नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। तो 46 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? ये इंग्लिश का है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। 46 नंबर, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में उपयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 का ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए। 47 नंबर 47 नंबर क्या बोलता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी क्या बोल रहा है? तो सी बोल रहा है 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। पादप कोशिकाओं से सेल्यूलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं और जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं, ये सही है। और 3 नंबर भी सही है। 3 नंबर क्या बोलता है? परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं। और 2 नंबर गलत है। 2 नंबर क्या है? पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 का डी नंबर। 1 2 3 4 और 5 सभी सही है। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ से, ठीक, ये भी कारण है। दूसरा कारण क्या है? तंबाकू का धुआं। तीसरा कारण है लकड़ी का जलना। चौथा कारण है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। और 5वां कारण है पॉलीथ्यूरेसिन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। 49 नंबर, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीति भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? तो 49 का हो जाएगा हमारा ए नंबर। केवल एक इसका सही है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, केवल यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। 50 नंबर ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो चलिए, यदि आप अपने बैंक
के मांग जमा कराते हैं, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा कराते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, ठीक, 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो 50 नंबर का चलिए बता ही देते हैं, मुद्रा की समग्र पूर्ति परिवर्तनीय होगी, ये इसका उत्तर है, ठीक। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, IAS बनिए, IPS बनिए, देश की सेवा कीजिए। थैंक यू।